नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी। और आज के इस स्पेशल एपिसोड में मेरे साथ है एक उभरते हुए यंग कंपोजर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, नीतीश तिवारी। ना सिर्फ ये एक संगीतकार हैं बल्कि अब ये फिल्म डायरेक्शन में भी अपना कदम रख चुके हैं और लगभग 1.5 फिल्म का ये निर्देशन कर चुके हैं। 1.5 इसलिए कह रहा हूँ कि एक फिल्म में इन्होंने आधे पार्ट्स का निर्देशन किया है। तो नितेश का मैं बहुत वेलकम करता हूँ अपने इस प्रोग्राम एक मुलाकात जरूरी है में। नितेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो प्लेबैक इंडिया पर। थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए आके लोगों तक अपनी बात रख सकूं। थैंक यू सो मच सर। जी नितेश, ये आपका प्लेटफॉर्म है और मैं आपसे ही आपके अनुभव पूछने जा रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि आप सिलीगुड़ी से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आए, ये जो जर्नी रही है आपकी, मतलब फ्रॉम द चाइल्डहुड आपने जब से म्यूजिक में इंटरेस्ट दिखाया एंड देन टू डिसाइड कि मैं म्यूजिक को अपना कैरियर बनाऊंगा, और उसके बाद फिर फिल्म इंडस्ट्री में आना, इसके बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ में बताइए कि कैसे ये सब स्टार्ट हुआ। जी जी, मैं बिल्कुल बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। जी। और मैं दर्शकों से भी शेयर करना चाहूंगा कि कैसे ये जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ। तो सर मैं पहले आपको बता दूं कि जो भी मेरे से पूछता है कि आपका म्यूजिक म्यूजिक के पहले आप क्या करते थे, मतलब जैसे मैं स्कूल लाइफ में बहुत सारे लोगों की होते कि एम्बिशन की, कोई टीचर पूछते थे ना हमें कि भाई बड़े होके क्या बनोगे। क्या बने। मेरे माइंड में जब मैं क्लास, मुझे अभी भी याद है, मैं जब क्लास सेकेंड थर्ड में था तो मुझे सर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड चीजें मुझे बहुत पसंद आती थी। ओके। मतलब सर कहीं भी मैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देखता था हम्म। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये इंस्ट्रूमेंट मैं या परचेस कर लूं हम्म। या मैं इसको लेके चले जाऊं, ऐसा। तो ओके। जब भी स्कूल में कोई भी म्यूजिकल रिलेटेड कोई फंक्शंस हो रहे हैं तो मेरा इंटरेस्ट ऐसा रहता था कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करूं। तो मैं, जैसे आपने बताया, मैं सिलीगुड़ी के पास सर एक जगह है, एथलबाड़ी नाम है जगह की। ओके। तो सिलीगुड़ी से 100 किलोमीटर, मतलब आप बोल सकते हो उसके डिस्टेंस है, वो एथलबाड़ी नाम है जगह का। और अच्छा। वो एक डुवर्स एरिया नाम से फेमस है, डुवर्स। तो ओके। वहां पे वो सर आप कहते हैं भूटान, और भूटान के बॉर्डर के पास वो जगह है, जिसका नाम है एथलबाड़ी जो जगह है। जी। और वो एथलबाड़ी सर, मतलब एथलबाड़ी मतलब एक गांव है, मतलब आप गांव जैसा समझ सकते हो कि हम्म। मतलब सिलीगुड़ी टाउन है 100 किलोमीटर दूर टाउन में। और मैं मतलब एथलबाड़ी से हूँ, वहां हम्म। से। हम्म। तो एथलबाड़ी में के नियर बाई हमारे वहाँ पे एक आर्मी कैंटोनमेंट है, जो केंद्रीय विद्यालय से मैं पढ़ा हूँ सर। अच्छा। ओके। तो केंद्रीय विद्यालय में बहुत सारे स्कोप मिलते हैं बच्चों को, कि म्यूजिक एंटरटेनमेंट में, सोशल साइंस एग्जीबिशन, बहुत सारे। तो स्कूल लाइफ से मैं जो वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में ही, वो जो मैं बताया आर्मी कैंटोनमेंट जो आता है, जी। बिनागुड़ी कैंटोनमेंट का नाम है वो। ओके। तो वहाँ केंद्रीय विद्यालय है, उसी स्कूल में, मैं केंद्रीय विद्यालय में, वहां मैंने ट्वेल्थ अपना कंप्लीट किया। हम्म। और 11th 12th में सर मैं ऑलरेडी आर्ट्स के मतलब कॉमर्स और साइंस वाले स्टूडेंट से दूर ही रहते, आर्ट्स वाले तो आर्ट्स वाले आर्ट रिलेटेड ही ठीक है। तो तो आर्ट्स एक मेरा मैं ये सब्जेक्ट जानना था। चाहूंगा कि आपके परिवार में संगीत का कोई कदरदान था, या कोई रुचि थी लोगों की, या कुछ करता था कोई संगीत में। जी, मेरे मदर, मतलब जैसे आप शादी उदी में, ब्याह में कभी आप देखे होंगे कि वो औरतें गाना गाती हैं, हाँ, बजाती है, लोकगीत संगीत जो में। गाते हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो संगीत में जब भी फंक्शन होते थे तो मम्मी मुझे लेके जाया करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करूं। और ओके। मतलब मम्मी का ढोलक प्लेइंग देख के तो मुझे अच्छा लगता था कि अच्छा। मैं भी बजाऊं। मम्मी तो गाती वहां भी से थी। कहीं ना, ओके। हाँ, कहीं ना कहीं मदर के मतलब उसके वजह से ही आया होगा। और बड़े पापा ये लोग सब मतलब हमारे फंक्शंस वगैरह में गाना वाना गाते होते रहते थे, लेकिन प्रोफेशन वाइज किसी का नहीं था, और ना ही वो लोग जानते थे कि मैं एज अ बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर एंड डायरेक्टर किसी दिन बनूंगा। अच्छा, मतलब आपने कुछ बताया नहीं उनको कभी कि मेरी रुचि इन चीजों में है। नहीं, उनको पता था इनकी नितेश को रुचि इन चीजों में है, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में हाँ म्यूजिक का बहुत अच्छा कल्चर है, आपको पता है। हाँ, लेकिन क्या है कि बिल्कुल। जब उसको प्रोफेशन बनाने की जब बात आती है तो उनको लगता है भाई इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। हम्म। और तो कैसे वो आगे आएगा, कैसे, मतलब आफ्टर 12th के बाद वो सोच रहे थे कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मुंबई आऊँ। हाँ ठीक है सर। लेकिन मैंने ये सोचा कि यार इतना टाइम क्यों देना ग्रेजुएट, जब मुझे जिस चीज में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है वो हम्म। चीज क्यों करने जाऊँ। फिर बिल्कुल। मैं म्यूजिक में ही मेरी रुचि थी, तो फिर मैं मुंबई, 12th कंप्लीट करने के बाद मैं मुंबई आ गया 2012 में। हम्म। 12th मेरा एग्जाम का रिजल्ट भी नहीं आया था सर, मैं 12th में आ गया मुंबई। अच्छा। फिर मैं स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे एक मोंटी शर्मा जी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, जी जी, जिन्होंने सावरिया। रामलीला, सावरिया, यस, हम्म। उन्होंने किया था। तो मैं उनके पास ही आया था स्टार्टिंग में। हम्म। और फिर उनसे, उनके साथ था, उनसे कुछ
हमने मतलब सीखा, और साथ में उन्होंने काफी एक्सपीरियंस शेयर किया। तो मुझे मतलब पहला म्यूजिक डायरेक्टर जो बॉलीवुड के, मोंटी जी, वो मेरे साथ मेरे स्टार्टिंग टाइम में थे वो। अच्छा। उसके बाद फिर मैं वहां के बाद फिर मैंने फिर एक सजदा तेरा एल्बम मेरा आया था सर 2014 में। अच्छा। जावेद अली जी में गाना गाए थे, और वैभव रावल एक है, मतलब हमारे बहुत खास मतलब भाई जैसे, उन्होंने टाइटल ट्रैक गाया था उस एल्बम का। फिर बारिशें एल्बम आई मेरी 2015 में। फिर उसके बाद मेरा बेपनाह एल्बम आया सर जी म्यूजिक से, वो काफी लोगों को पसंद आया, वो 2019 में था। ये सारे एल्बम्स सिंगल्स थे सारे, ये है ना? जी जी, नहीं सर, पहला जो एल्बम था मैं बता, जो जावेद अली जी से करवाया था तो बॉलीवुड लेवल का एल्बम था। और उसके पहले हमने एक सच तुझे से, जब मेरी उम्र 17 साल की थी, तो मेरा वो अंडर 18 में एक एल्बम आया था सच तुझसे। तो IPRS जो हमारी इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी है सर, वहां पे मैं सबसे जूनियर मेंबर था जब मेरी एंट्री हुई थी। अच्छा। उस समय हाँ, सच तुझसे एल्बम था उसके। तो वो एल्बम मेरा, मतलब लोगों को लगा कि भाई ये म्यूजिक कुछ अच्छा बना रहा है, ऐसा वैसा। फिर उसी एल्बम के बेस पे मुझे एक प्रोड्यूसर मिले, जो मैंने एल्बम बनाया सजदा तेरा। नहीं, बट ठीक है अगर सर। आपने जैसे कुछ सीखा नहीं तो फिर आपने प्रोग्रामिंग वगैरह कैसे करी फिर संगीत पे? मतलब सर मैं बचपन से तो म्यूजिक ऑलरेडी मैंने गाइडेंस तो लिया ही है। अच्छा, स्कूल में जाते थे तो वहाँ की जो म्यूजिक टीचर थी हमारी, कुमकुम चक्रवर्ती मैम है, कुमकुम मैम नाम है उनका। तो उन्होंने मुझे काफी म्यूजिक सिखाया। बाकी मैंने हिंदुस्तानी संगीत और वेस्टर्न म्यूजिक में मैंने तालीम लिया। मेरे जो टीचर भी रहे हैं जिन्होंने मुझे वेस्टर्न म्यूजिक सिखाया है, इंडियन म्यूजिक समझाया है। तो ये मैंने ऑलरेडी स्टडी किया, लेकिन इसके लिए बोलते हैं ना प्रोफेशनली लोग कोर्स करते हैं, जैसे हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी से मान लीजिए कोई कर लेता है, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी म्यूजिक कोर्स करते हैं, ऐसा आपने सुना होगा, और लोग करते भी है ना सर संगीत में। लेकिन मैंने पढ़ाई से ज्यादा मैंने प्रैक्टिकल ही किया है। मतलब मैं इंस्ट्रूमेंटल में पहले था, मैं ग्रैंड पियानो प्ले करता था। तो मैंने पियानो का ऑलरेडी 5th ग्रेड किया, ट्रिनिटी लंदन म्यूजिक कॉलेज सिलेबस का मैंने स्टडी किया, स्टार नोटेशंस एंड म्यूजिक में। फिर मैंने राग्स वगैरह सीखे, मतलब इंडियन म्यूजिक एंड वेस्टर्न म्यूजिक दोनों मैंने सीखा है। मतलब सर मैं यदि 10% भी कोई मुझे बोले आता है तो मैं ऐसा कहूंगा कि हाँ मैंने नॉलेज है मुझे उसका। ऐसा नहीं कि मैं नॉलेज नहीं और ऐसे ही मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, गाना बना रहा हूँ। जो मैं बनाता हूँ मुझे पता है कि मैं कौन से ताल में बना रहा हूँ, कौन सा राग है, कौन सा कॉम्पोजिशन है, इनकी ये चीज। और मैं आने वाले सारे जो भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं, मैं बोला कि आप कुछ भी करो तो सीखो पहले, वो जरूरी है। जब तक आप जाने, जैसे बहुत लोग गाना गाते हैं उनको पता ही नहीं कि इसमें कौन सा स्केल बज रहा है, क्या गाना हो रहा है। तो ये ग्रामर जो है, ग्रामेटिकली मैं पहले से ही मैं अलर्ट था कि नहीं, मैं जो भी बजाऊं एटलीस्ट मुझे पता हो कि मैं क्या बजा रहा हूँ और क्या गा रहा हूँ। तो कह सकते हैं नीतीश काफी हद तक गॉड गिफ्टेड था आपके अंदर म्यूजिक, जो आपने इतनी जल्दी 17 साल की उम्र में आपने पिकअप किया, एल्बम बनानी शुरू कर दी। सो दैट इज अ बिग थिंग। तो वो जो पहला एक्सपीरियंस था जावेद अली के साथ, वो कैसा था? जावेद अली मतलब वहां पे वो सर ऐसा एक्सपीरियंस था। देखिए जब स्कूल में जब हम थे, मतलब अब तो मैं स्कूल की बात करूंगा कि कॉलेज तक तो मैं गया ही नहीं, ठीक है। तो जब क्या होता है कि जब हम उस टाइम पे, जब जावेद अली जी का दिल्ली 6 में गाना आया था, और उस समय पिया हाजी अली और बहुत सारे गाने उनके, उस समय गुजारिश एल्बम थी उनकी। और जो एल्बम उनका एक एल्बम आया था सर, A.R. रहमान जी उनको उस समय गाना बहुत सारा उनका गा रहे थे। A.R. रहमान जी के लिए जावेद अली जी। जी। तो मुझे भी लगता था कि यार ये कभी मेरे लिए कभी ना कभी तो मैं इनको गवाऊंगा, मतलब मेरा ऐसा था कि मेरे लिए भी गाएंगे क्या। तो मतलब जब मैं उनको फोन करके मैंने उनसे बात किया कि सर मैंने एक गाना बनाया आपके लिए और आप मेरे लिए गाएंगे क्या। तो उन्होंने बोला कि ठीक है 2 लाइन सुनाओ मुझे। तो मैं ऐसे फोन पे, तो मैंने उनको फोन पे 2 लाइन सुनाया। उसके बाद वो बोले कि आपको सुनाता हूँ। तुझ में ही गो तेरी लगी तलब, तुझ में ही गो तेरी लगी तलब, शाम शहर ढूंढे नजर, ऐसा हुआ है असर
ओ शाम शहर ढूंढे नजर, ऐसा हुआ है सर। ये गाना था सर। अच्छा, गुड। हाँ तो सर ये जब गाना मैंने उनको सुनाया हाँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उन्होंने पूछा फिर ये एल्बम का नाम क्या, मैंने बोला सजदा तेरा। ओके। तो उन्होंने बोला कि भाई तो मैं टाइटल ट्रैक क्यों नहीं गा रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने बोला कि सर मैं चाहता हूँ आप ये मतलब एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात भी थी उनको मतलब कन्विंस करना कि भाई टाइटल ट्रैक में एक वैभव रावल है वो गाएंगे। और मैंने उनको बताया, फिर मैं उनको बताया कि सर इसमें ऑलरेडी अनुराग मौर्य हैं और आप इसमें हमारे सेलिब्रिटी मतलब सेलिब्रिटी सिंगर में आप ही हैं। मैंने उनको क्लियर किया था कि आप ही हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं गाऊंगा। तो मैं बहुत खुश हुआ और वो आए स्टूडियो में और मेरे लिए उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया। और सर वो सिलसिला आज ऐसा चल रहा है कि आज तक अभी 20-25 गाने सर मेरे लिए गा चुके हैं अच्छा, वाह, क्या बात है। जावेद अली जी। जी तो जी। उसके बाद सर मैंने रिकॉर्ड जावेद अली जी को जब रिकॉर्ड करने के बाद एक सर होता है ना कि एनर्जी मिल जाता है कि मैं कोई सेलिब्रिटी सिंगर रिकॉर्ड कर चुका हूँ और एक प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाता है। तो उसके बाद मैंने जावेद अली जी को बोला था स्टूडियो के अंदर कि सर क्या मैं आपको एक बार गले लगा सकता हूँ क्या। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो मेरे साथ स्टूडियो में है। अच्छा। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और इसके बाद तो सर सिलसिला चलता रहा, फिर म्यूजिक के बाद फिर डायरेक्शन में भी आ गया और आगे चलता रहेगा। तो इतनी एल्बम्स आपने करी, कोई ऐसा गाना जो आपको लगता है कि यार ये गाना मेरा ऐसा है जिसने मुझे इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दी है, तो कौन सा गाना चुनेंगे आप? देखिए सर अभी तो जब तक मेरा फिल्म मचान रिलीज नहीं हुआ था जिसमें मैं डायरेक्टर हूँ, उसके पहले तो मेरा एक गाना जो बेपना, वो सॉन्ग से मुझे एक पहचान मिला। जी म्यूजिक कंपनी से रिलीज हुआ था जी। यस, नितेश है ये। बहुत और अभी तो थोड़ा सा ये सुनाते चलिए हम आगे। हाँ सर मैं सुनाता हूँ। तेरा ही मुझ में नशा, तेरी ही आवाज़, खामोश है लफ्ज मेरे, यूं लग रही कमी, बेपना प्यार था, बेपना प्यार है, बेपना प्यार था, बेपना प्यार है। थैंक यू सर। नितेश, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। तो सर ये जब गाना रिलीज हुआ बेपना 2019 में, तो उसके बाद काफी लोगों को ये पसंद आया क्योंकि उसकी वीडियो में मैं भी फीचर हुआ था, तो एक फेस वैल्यू भी बनी कि हाँ भाई ये नितेश है ऐसा। तो उसके बाद सर बेपना के बाद अभी जो मैंने मूवी का जिक्र किया था मचान, अभी जो हाल ही में मेरा भी रिलीज हुआ है सर, 22 जनवरी को रिलीज हुई है ये। और शिमारू ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है फिल्म का। और सर ये एड्स रिलेटेड मूवी है, इट्स बेस्ड ऑन एड्स मूवी है ये। अच्छा। और काफी अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिला एज अ डायरेक्टर इस मूवी में। तो सर इसमें गाना है बदरा से बाजी लगी है जो शाहिद मालिया जी ने गाया है। वेरी ब्यूटीफुल वो सर वो जबरदस्त सॉन्ग। बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। वो गाना मैं आपसे सुनूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि ये आप इतना अच्छा जब म्यूजिक कैरियर में अच्छा कर रहे थे तो अचानक फिल्मों में डायरेक्शन का कैसे चांस बना? जी ऐसा मतलब चांस बना सर, ये तो दो तरीके की बात है। एक तो मैं ये भी कहता हूँ कि अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, मैं डायरेक्शन में आया। लेकिन मैंने कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं चाहता था हमेशा कि मैं डायरेक्शन ही करूं, क्योंकि कई बार क्या होता है सर कॉमर्शियल के चक्कर में ना म्यूजिक डायरेक्टर अपना म्यूजिक नहीं बना पाता है। मतलब क्या कि जब प्रोड्यूसर से हम मिलते हैं और डायरेक्टर जब मैं उनको अपना गाना सुनाता हूँ, तो सर ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में थोड़ी एक प्रॉब्लम ये है कि जो नए लोग आते हैं उनके साथ ऐसा होता है कि डायरेक्टर जो बैठ के यदि मुझे सुन रहा है वो चाहता है कि मैं म्यूजिक उसके तरीके से बनाऊं। ओके। और जो प्रोड्यूसर है उनकी डिमांड वो रहती है कि भाई जो कॉमर्शियल चल रहा है मैं वो बनाऊं। अभी मान लीजिए कि मैं जो गाना बनाना चाहता हूँ, जो मेरे अंदर जो म्यूजिक है उसे जब तक मैं ठीक से निकाल नहीं पाऊं, दर्शकों को मैं सुना नहीं पाऊं, समझा नहीं पाऊं, तो मैं कैसे अपनी म्यूजिक दे पा रहा हूँ? मैं तो कॉमर्शियल हो गया हूँ, जैसा लोग कह रहे हैं मैं वैसे बना रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं सर मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैंने किसी प्रोड्यूसर को गाना सुनाया। हाँ ये बात है कि हमें सिचुएशन बताए जाते हैं कि देखो यहाँ पे हीरो हीरोइन मिल रहे हैं, यहाँ वो बिछड़ रहे हैं, तो यहाँ रोमांटिक सॉन्ग चाहिए, सैड सॉन्ग चाहिए। तो अभी सर पता है क्या हो गया इंडस्ट्री में कि यदि डॉक्टर के पास जैसे लोग जाके ये कह दे कि भाई मुझे ये मेडिसिन लिख दो आप, डॉक्टर को देखना नहीं है, वो खुद ही बोलेंगे आप लिख दीजिए। तो
मेरे पास जब क्योंकि सर स्टार्टिंग में ही अब बड़े ब्रेक्स नहीं मिल सके, जैसे बड़े प्रोड्यूसर जो हमारे इंडस्ट्री में ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हैं, जैसे करण जौहर जी हैं, अपना महेश भट्ट जी है, तो ये समझते हैं आर्टिस्ट को, लेकिन वहां तक पहुंच जब बनाना चाह रहे थे, तो उस वक्त क्या हो रहा था कि बहुत सारे कंडीशंस थे कि भाई गाना भेज दो, सुनेंगे। हजारों म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो मेल कर रहे हैं उन्हें। तो सर वो मतलब वो टाइमिंग मैच होना, और जहां तक अभी आप तो पहले जैसा तो है नहीं कि किसी ने किसी को सुना और स्टार बना दिया। तो मैंने स्टार्टिंग से ही कुआं खोद के ही रोज पानी पिया है। तो स्टार्टिंग से मेरा ऐसा था कि फिर यही मतलब आपको मैं फिनिश कर रहा हूँ बात है कि कैसे मैं डायरेक्शन में आया। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये कि जब म्यूजिक एल्बम्स में करता था तो वीडियो शूट के लिए हमसे डिस्कस होती थी ना हम लोगों से कि कैसे वीडियो होगा। मैं डायरेक्टर को भी बताता था कि मैं ये सोच के मैंने ये गाना बनाया है। तो कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर्स थे वो मुझे मतलब उन्होंने कहा कि नितेश, बार ट्राई करो। फिर मैंने जो भी म्यूजिक वीडियोस आप रिलीज हुए हैं सारे डायरेक्ट मैंने किए हैं म्यूजिक वीडियोस। अच्छा, जो आप सुनते हो। ओके ओके, अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड। जितने भी, चाहे वो बेपना हो या तन्हा है, बारिशें, सजदा तेरा, जितने भी एल्बम आए उसके सारे ऑल वीडियो डायरेक्ट बाय मी। ओके ओके। तो संक्षिप्त में अगर मैं ये कहूँ कि जो आपके अंदर का जो म्यूजिशियन है वो अपना एकदम फ्री बाउंड होके काम करना चाहता था, इसलिए आपने जो है एक डायरेक्शन चुना जिसमें आप म्यूजिक के साथ साथ अपना जो विजन है, आपका जो एक क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग का जो आपका तरीका है वो भी आप एक्सप्लोर कर पाए, राइट? बिल्कुल सर, मैं ये बात, और पर जब एक डायरेक्टर ही म्यूजिक डायरेक्टर रहता है तो वो म्यूजिक में सर मतलब वो अपनी जी जान लगा देता है। और मेरा तो ऑलरेडी मतलब मेरे ब्लड में ही म्यूजिक है। तो मैं जब भी म्यूजिक बनाता हूँ और या कोई भी एल्बम बनाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि लोगों को म्यूजिक सर सबसे पहले दिल को छूना चाहिए। यदि किसी के दिल को म्यूजिक छू जाता है तो उसका पिक्चर, जब वो पिक्चर देखता है या वो उस एल्बम का डायरेक्शन देखता है तो उसको भी मजा आता है, क्योंकि मैं म्यूजिकली सोचता हूँ हर चीज। तो ये जो पहली फिल्म थी आपकी, एक ही आशा या एक थी आशा, है ना? तो वो फिल्म जो है वो अपने डायरेक्शन से मैं वहां से एंट्री करी, तो वो फिल्म कैसे स्टार्ट हुई? मतलब वो आपके एक आशा रिलीज अभी नहीं हुई, लेकिन सबसे पहले सर मैंने एक आशा के पहले जो मैंने मूवीज किए हैं तो उसमें सर जैसे मचान मूवी है, वो एज अ मेरा फर्स्ट डेब्यू मूवी एज अ डायरेक्टर आप कह सकते हैं। वो डायरेक्ट करने के बाद मुझे एक आशा मिला था। अच्छा। तो सर एक आशा जो मूवी अभी रिलीज नहीं हुई है, ऑलरेडी फिल्म फेस्टिवल में 20 इंटरनेशनल अवार्डेड मूवी है। ये सब्जेक्ट भी काफी डिफरेंट है मेरे हिसाब से, शायद वो ट्रांसजेंडर पर मूवी है सर की लाइफ के ऊपर है ना? जी 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 जी। तो सर अभी बताता हूँ, ये मूवी फिल्म फेस्टिवल्स में ये मूवी ऑलरेडी चल रहा था। जब प्रोड्यूसर से मेरी मुलाकात हुई थी, जिनका मयूर कटारिया जी, उसके फर्स्ट डायरेक्टर है वो। अच्छा। तो उन्होंने वो जब इस फिल्म में पहले फिल्म बन गई थी, इसमें म्यूजिक नहीं था। और म्यूजिक ने वो चाहते थे कि इसको कॉमर्शियली वो रिलीज करना चाहते थे फिल्म को। और फिल्म की जो लेंथ थी वो मतलब फीचर फिल्म से थोड़ी कम लेंथ थी उनकी। तो वो चाहते थे कि इसमें गाने किया जाए। और वो सर मयूर कटारिया जी ऑस्ट्रेलिया से है। तो ऑस्ट्रेलिया से मेरे से उनसे मतलब वीडियो कॉल पे, फोन कॉल पे ही बात होता था। फिर मैंने पूरा मूवी देखा। मूवी देखने के बाद मैंने उस पर सिचुएशन क्रिएट किया कि कहाँ गाना हो सकता है। अच्छा। और सर उन्होंने मुझे इतना छूट दिया कि बोले कि आप सिचुएशन में निकालो और गाना भी शूट करो। ओके। और पूरा उसको पैकेज बनाओ एकदम पूरा फिल्म उसे। तो वो मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि ऑलरेडी एक बनी हुई मूवी में मैं उसको देख के और वैसा ही कलर करेक्शन, वही सिचुएशन, वैसा ही मैं टोन रखूं ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये गाना बाद में शूट किया गया है। तो मेरे लिए थोड़ा टफ था। ओके। तो ये मचान फिल्म के ऊपर आते हैं। मचान में क्या सब्जेक्ट है और आपने इसमें किस मतलब आपको क्या इंस्पायर किया कि आपने ये फिल्म डायरेक्ट किया? मतलब इस स्टोरी को आप कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर। जो मचान है, आपको पता है खेतों में एक बनाया जाता था एक मचान, जो जानवरों को देखने के लिए, उस पर रखवाली करने के लिए कि कोई जानवर हमारे खेत में ना घुस जाए, खराब ना कर दे। ठीक है। तो सर जब मुझे इसके जो स्टोरी राइटर है प्रेम सागर सिंह जी ने, उन्होंने मेरे जब स्टोरी मुझे नरेट किया कि सर ये स्टोरी है मेरी, और वो उनके मन में भी था कि वो फिल्म डायरेक्ट करे हैं। लेकिन क्या हुआ, जब मेरे से मुलाकात हुआ, जब मैंने उनको टेक्निकली हमारी बातचीत हुई, तो वो बोले कि आप इस मूवी को डायरेक्ट करिए। इसके प्रिंस मधुप जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी कैटफिश मीडिया उनका बैनर है। अच्छा। और उन लोगों ने मुझसे मुलाकात किया। उन लोगों ने सबसे पहले मेरा सर बेपना एल्बम वगैरह उन्होंने यूट्यूब पे मेरे बारे में सर्च किया या गूगल, उन्हें देखे
कि भाई ये डायरेक्टर है, क्योंकि इनका पहले तो कोई मूवी मैंने शूट किया नहीं था। और जो भी शूट हुई है सर वो अभी कुछ रिलीज बाकी है। जब रिलीज हो जाता है तभी हम मानते हैं कि वो मेरा पहला जी जी प्रोजेक्ट है। तो जब मुझे स्टोरी उन्होंने बताया, कि मैंने पूरा डिस्कस किया उनसे स्टोरी के बारे में, कि और उन्होंने मुझे ये बताया कि ये एड्स मतलब एड्स इसमें कॉन्सेप्ट है। एक कजरी नाम की इस करेक्टर है, इसमें लड़की है, और भोला शंकर नाम का लड़का है, जो नाम भी भोला है और ऑलरेडी वो भोला ही है उसका करेक्टर। और ये यूपी बेस्ड स्टोरी है, उसका बैकड्रॉप पूरा यूपी है। और ऐसे गांव की स्टोरी है जहां अभी तक इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पहुंचा है। ओ अच्छा। मतलब हाँ, तो और सर मुझे तो जब मुझे वो स्टोरी सुना रहे थे तो मुझे लगा था कि वाकई में ये मतलब बोल सकते कि हाँ आज से 10 साल पुरानी फिल्म है। लेकिन जब मैं उस गांव में शूट करने गया था, अर्जुना मऊ एक गांव है जहाँ पे मैं फिल्म शूट किया यूपी में, और जब मैं वहां लोगों से मिला तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सही में 20-25 साल पीछे चला गया हूँ। मतलब आज भी गांव में ऐसा सिचुएशन है जो मैंने मूवी में दिखाया है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं आई है तो फिर वो वाकई निंदनीय है काफी। राइट, बिल्कुल सर। और मुझे इतना बुरा लग रहा था उस वक्त कि मैं जो शूट कर रहा हूँ वो आज की आत्मकथा हो गई वो। तो अब ये मचान किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रही है या थिएटर में आ रही है, कहाँ पे ये हम इसको देख पाएंगे? जी, मचान फिल्म देखने के लिए सर जियो सिनेमा पे मूवी है, शिमारो के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है, ओके, और एयरटेल एक्सट्रीम पे है, वीआई वोडाफोन पे भी है। और यदि कोई इसे देखना चाहता है मूवी तो वो वीडियोकॉन, टाटा स्काई, डीटीएच हर जगह मूवी अवेलेबल है सर। अच्छा अच्छा। तो अभी तक इसका रिस्पांस आपने बताया कि काफी अच्छा आपको मिला है। खासतौर पे गाने इसके मैंने सुने, मुझे गाने इसके बहुत पसंद आए। और जिस गाने का भी आपने जिक्र किया, शाहिद मलिया के साथ जो आपने गाना किया है, तो ये गाना मैं आपसे सुनूंगा, लेकिन थोड़ा सा इस गाने के एक्सपीरियंस भी हमें बताइए। शाहिद के साथ आपने बहुत डिटेल में काम किया है, तो बहुत अच्छे सिंगर हैं वो, उनके बारे में कुछ बताइए। और उनके साथ ये जो गाना आपने खास तौर पे किया है, इसके कुछ एक्सपीरियंस अगर हैं तो वो शेयर कीजिए, और फिर ये गाना भी सुनाइए हमें आप। बिल्कुल सर। पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब शाहिद जी को मैंने शाहिद माल्या से बात, उसके पहले सर मैंने एक एल्बम आया था मेरा शाहिद माल्या जी के साथ, मोहब्बत नाम था एल्बम का, मोहब्बत। तो मोहब्बत एल्बम ये वीनस एंटरटेनमेंट ने रिलीज किया था 2017। तो उस टाइम पे मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। और जब मैंने दोबारा उनको फोन किया कि सर एक गाना है और फिल्म का नाम है मचान, तो उन्होंने पूछा कि मचान बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है, तो उसमें कौन सा गाना है? मैंने बोला कि उसमें गाना है बदरा से बाजी लगी है, बदरा से बाजी लगी है ये गाना है। तो उन्होंने वो बदरा से बाजी उनको बहुत अच्छा लगा, मतलब ये लिरिक्स। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने उनको बोला कि सर एक बार मैं आपको गाना भेज देता हूँ, एक बार आप सुन लीजिए। तो उन्होंने बोला यार गाना मेरे को सुनना नहीं, मैं आ जाऊंगा गाने के लिए। अच्छा। हाँ, मुझे पता है कि अच्छा गाना है, लेकिन मैंने तभी कंपोजर का रहता है ना कि सर कुछ स्केल ऊपर नीचे करना है क्या, या कुछ देख लीजिए कंफर्ट जोन में। तो मैंने उनको भेज दिया व्हाट्सएप पे गाना, सर ने सुना और तुरंत मुझे फोन किया कि ये कब रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा। तो वो मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैंने बोला कि सर आप बता दीजिए। बोलते मैं इस गाने के लिए हमेशा फ्री हूँ, कभी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जब मैं उनसे मिला और स्टूडियो आए वो, और उन्होंने मतलब सर 2 घंटे में उन्होंने जो 4 चांद लगा दिया, वो आज भी मतलब लोगों के दिल में इतना बसा है कि आप सर पिक्चर 2.5 मिलियन यूट्यूब पे, शिमारो यूट्यूब पे हो चुका है, यूट्यूब चैनल पे। अच्छा। और लगभग से हजारों कमेंट्स हैं, लेकिन उसमें से ज्यादा कमेंट्स एक ही चीज पे है कि बदरा से बाजी लगी है जो सॉन्ग है ये दिल को छू गया है। और लोग मूवी देख के ये बता रहे हैं कि मतलब उनको रोना आ जा रहा है, इमोशन, बहुत इमोशनल मूवी है सर। यदि आप देखोगे, मैं चाहता हूँ आप देखें, और जो हमें सुन रहे हैं वो भी देखें ये मूवी, काफी सीख मिलेगा इस मूवी से। हाँ हाँ, ठीक है। तो सर मैं 2 लाइन सुनाना चाहूंगा गाना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। आज बरस जर अखियां, फिर से तरस खरे अखियां, उमड़ घुमड़ रे अखिया, बदरा से बाज लगी है रे तेरी, बदरा से बाज लगी है रे तेरी, बदरा से बाज लगी है।
थैंक यू सर। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। और ये लिखा किसने है इस गाने को? जी, इस गाने को लिखा है प्रेम सागर सिंह जी हैं, जी इनके राइटर। जी जी। उन्होंने ये गाना लिखा। और सर ये गाना जब गा रहे थे शायद माल्या जी, हम्म तो मुझे बोल रहे थे कि यार बीच बीच में रुक जा रहे थे। वो बोल हम्म। रहे यार वो एकदम कनेक्ट हो जा रहा है। अच्छा। मतलब पूरा, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मुझे फिर वो शेयर की है बात की कि वो पंजाब से है ना शायद माल्या जी। हाँ हाँ। तो उन्होंने बताया कि वहां पे जो खेतों में लोग काम करते हैं और जो मचान, वो सारी चीजें उनके आंखों के सामने सब दिख रहा था। हम्म। तो वो बोल रहे थे कि ये उस समय ही मतलब आभास हो गया था कि ये हम्म। गाना कनेक्ट करेगा लोगों को। हाँ, ये वाकई कनेक्ट करता है क्योंकि इसकी धुन बहुत प्यारी है, बहुत एकदम रूरल सेटिंग वाली धुन आपने बनाई है। और गाया तो उन्होंने खुद काफी अच्छा ही है, और लिखा भी बहुत अच्छा गया। आप मेरे कॉम्प्लीमेंट सबको दीजिएगा जो भी इस गाने से जुड़े पक्का हुए हैं। पक्का सर, बिल्कुल। आप आपके आपका जो कॉम्प्लीमेंट है ये तो पूरा दुनिया सुनेगा सर। जी। अच्छा, ये आपके जो म्यूजिक को जी अगर सर। हम दो मेन एलिमेंट्स आपकी म्यूजिक के देखें तो आप में सूफीज्म भी है और रॉक भी है। तो ये आपने कई बार इसका फ्यूजन भी किया है। एंड इन बिल्कुल। दोनों, मतलब ये जॉनर है, इनके प्रति आपकी जो रुचि है वो इतनी ज्यादा क्यों है? और किस आर्टिस्टों से आप इंस्पायर होते हैं स्पेशली सूफी के लिए? तो वो हमें थोड़ा सा बताइए। जी, जहाँ सूफी म्यूजिक की बात आती है सर, तो सूफी म्यूजिक एक रूहानियत से, जैसे रूहानी हम्म हो जिसमें, जैसे हम्म लिरिक्स में जो रूह को छू ले हम्म सर। और हम्म सूफी का मतलब एक एक साफा बोलते हैं ना, मतलब एक हम्म पुराने कपड़े उपड़े, उससे हम्म वो सूफी बना मतलब। तो हम्म जो सूफी म्यूजिक है सर, वो आपने सुना होगा, जैसे नुसरत फतेह अली खान जी सूफी सॉन्ग्स गाते थे। हम्म ठीक है। तो सूफी का मतलब ये नहीं कि कोई खुदा का इबादत हो। सूफी का मतलब ये होता है कि वो जो शब्द हो वो प्योरिटी हो उसमें, हम्म शब्दों में, उसके हम्म लिरिक्स में। और हम्म। वो ट्यून जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए। जरूरी नहीं कि वो हम्म, खुदा से कनेक्ट हो जाए, हो सकता है आपके हमसफर से कनेक्ट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, या अपने भाई से, अपने बहन से, हम्म किसी से भी, मतलब जिससे एक प्योरिटी लव लव जो है वो हम्म डिस्क्राइब करता है सूफी म्यूजिक हम्म। सर। जी। तो वैसे ही सर जो रॉक म्यूजिक है, हम्म रॉक म्यूजिक में देखिए, रॉक म्यूजिक में ऑलरेडी जैज पॉप ये सब करता था। तो हम्म जो अभी मतलब जो इंस्ट्रूमेंटल पे डिफरेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए रॉक म्यूजिक की हम जब बात करते हैं, तो हम्म मान लीजिए कि उसमें फिर इलेक्ट्रिक म्यूजिक, इलेक्ट्रिक गिटार, ड्रम्स हम्म, वगैरह ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। जी जी तो जी। हमारा जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है सर, ये लोग क्या करते हैं कि हम लोग फ्यूजन म्यूजिक क्रिएट करते हैं। हम्म मतलब वो, जैसे आपने अभी रिक्रिएट भी जितने गाने सुन रहे हो आप, चाहे वो तुम्हें दिल लगी नुसरत जी के हम्म हों, और हम्म जितने गाने भी आ रहे हैं जो नुसरत जी ने जो भी गाए हैं, उसे हम्म मॉडर्नेट में लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। पहले उस प्योर सूफी इंस्ट्रूमेंटल यूज किया जाता था, इंस्ट्रूमेंट हम्म म्यूजिक में था, हम्म धुन वही है, लेकिन हम्म उसका जो ट्रीटमेंट है वो आप सुन के आपको लगेगा कि इसमें रॉक का भी फील मिल रहा है आपको हम्म इंस्ट्रूमेंट वाइज, हम्म। लेकिन धुन वाइज आपको सूफी मिल रहा है। जी जी जी। तो वो तो एक यंग जनरेशन से भी कनेक्ट कर जाता है वो, राइट? यस यस यस, बिल्कुल। और जहां बात आता है सर, मतलब रॉक म्यूजिक जो है सर, रॉक का मतलब ये नहीं है कि उसके भी डेफिनेशन से, जैसे इंडिया, हम लोग जो इंडियन म्यूजिक है, हम लोग इंडियन में कर्नाटक का 24 नोट्स फॉलो करता है, मतलब ओके। 24 नोट्स फॉलो करता है। और बाकी जो कर्नाटक छोड़ के जितने और स्टेट्स हैं वो 12 नोट्स फॉलो करते हैं हम लोग। अच्छा। और जो वेस्टर्न म्यूजिक है वो 7 नोट फॉलो करता है, हम्म मतलब। हम्म हाँ। तो जो वेस्टर्न म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक, और ये कहीं ना कहीं 7 सुर हैं, सब एक हम्म दूसरे से रिलेटेड। हम्म। पूरा ब्रह्मांड 7 सुर में है। जी जी जी। ठीक है। तो हाँ। अभी ये जो वेस्टर्न म्यूजिक में, ये मानता हूँ कि मेरे अंदर जो रुचि आई वेस्टर्न और सूफी म्यूजिक का, हाँ मैंने सुना है। जैसे हाँ। नुसरत फतेह अली खान जी को मैंने बहुत ज्यादा सुना, हम्म अकॉन को मैंने सुना, बहुत सारे वेस्टर्न मतलब म्यूजिक भी सुना। तो उससे कहीं ना मैं इंस्पायर हुआ कि नहीं, कि मुझे जो म्यूजिक करना है, मुझे हम्म वेस्टर्न भी करना है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा होना चाहिए कि नितेश हर जॉनर में गाना बनाता है, ये वाला मुझे टैग लेना था। जी जी। तो नितेश, ये हर आर्टिस्ट का ना एक होता है कि यार ये मैंने सुन रखा है और मैं कुछ, अगर मैं ऐसा कुछ कर जाऊंगा तो मेरी एक जर्नी जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं आपकी नज़र में या आपके जहन में कि जो अगर मैंने कुछ ऐसा बना लिया जो आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ अगर ऐसा बना लिया तो आई एम रियली सक्सेसफुल इन माई ओन नज़र में, है ना, अपनी अपनी ही बिल्कुल नज़र सर, है जी। सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक सॉन्ग है, मैं उसके बारे में मतलब आपको बता रहा हूँ कि जो जावेद अली जी ने गाया है, एल्बम का नाम है सर दिल फरेबी। ओके। मैं पहले बता दे रहा हूँ, वो गाना आने के बाद कहीं ना कहीं
लोगों को एक पहचान मेरी बनेगी, क्योंकि सर वो गाना ही ऐसा है। और वो गाना लिखा है एस फहीम अहमद जी ने लिखा है, जो हमारे मतलब आंध्रा के वो जीएसटी कमिश्नर है वो। अच्छा अच्छा। और प्रिंसिपल कमिश्नर भी हैं। हाँ हाँ। उन्होंने वो गाना लिखा है, और उन्होंने 3 गाने मेरे लिए जो एल्बम्स के लिए, सिंगल एल्बम्स के लिए लिखा है, और तीनों ही गाने सर जबरदस्त है। जिसमें गाना दिल फरेबी, एक आशिक तेरा, एक हमदर्दिया गाना है। अच्छा। जावेद अली जी ने गाना गाया, 2 गाने हैं। उन्होंने राज बर्मन एक सिंगर है, काफी उभरते हुए मतलब फेमस सिंगर है आज के डेट में, राज बर्मन। जी म्यूजिक ऑलरेडी साइंड है, उन्होंने मेरे लिए गाना गाया है। तो सर वो गाना आने के बाद मुझे लगता है कि, क्योंकि आपको बताता हूँ सर, कई बार जब म्यूजिक डायरेक्टर धुन बहुत अच्छा बना ले, लेकिन जो उसका ट्रीटमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट में जो उसको चाहिए, जो मुझे म्यूजिक, क्योंकि इसमें सर जहां तक बात है, सब कमर्शियल बात आ जाता है। यदि मेरे दिमाग में चल रहा हो कि मैं 15 वायलिन रिकॉर्ड करना है मुझे, यदि मुझे पता कि मुझे 4 ढोलक इसमें अरेंजमेंट में रिकॉर्ड करना है, तो कहीं ना कहीं मेरा बजट अलाउ करना चाहिए। बिल्कुल सर और बड़े फिल्मों के गाने क्यों हिट होते हैं सर? क्योंकि उनको वो अमाउंट दिया जाता है जिसमें वो अपना बेस्ट दे सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे पहली बार एनएलवी प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने मुझे ऐसा बजट दिया, और उन्होंने बोला कि आप सिर्फ काम पे फोकस रखिए, और जो आप बोलेंगे वो आपके सामने रहेगा। ये आप बात कर रहे हैं सूफी सीजन 1 की ना? अभी जो सर मेरा एक दिल फरेबी जो गाना आ रहा है, हमदर्दिया और आशिक, 3 गाने की मैं बात कर रहा हूँ जो अभी आने वाला है। इसी में आ रहा है ना सूफी तो रॉक सर ये सीजन 1 में? जी, ये सूफी रॉक सीजन 1 अभी तो चल ही रहा है, वो तो अलग ही है, उसके बारे में बताऊंगा। पहले ये 3 गाने के बारे में डिस्कस कर रहा था आपसे। ओके हाँ। तो सर ये जो 3 गाने हैं सर, ये 3 गाना मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी पहचान बनाएगा, क्योंकि जो लैकिंग था, मतलब मुझे क्योंकि सर एक अच्छा म्यूजिक बनाने के लिए आपको इंडस्ट्री के अच्छे म्यूजिशियंस के साथ काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो इन गानों में मैंने जो म्यूजिशियंस हमने जो मुझे मेरे लिए जिन्होंने बजाया है, जो मुझे मिले, अभी तक सर वैसा मुझे एक्सपीरियंस नहीं मिला था। जो प्रीतम दा के लिए जो लोग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, या जो रहमान जी के लिए बजाते हैं, उन लोगों ने मेरे साथ काम किया है इन 3 गानों में। अच्छा अच्छा। और मुझे और उन्होंने भी, और जब ये मैं गाना उनको सुनाया था, जब कंपोजिशन, कहीं ना कहीं सर मुझे लगता है कि वो गाना आने के बाद नितेश तिवारी की मतलब जो पहचान है, और कहीं ऊपर भगवान लेके जाएंगे। बिल्कुल 100% ऐसा ही होगा। तो नितेश, जाने से पहले सूफी रॉक एल्बम के बारे में भी कुछ बताइए, और कुछ उसमें से भी सुनाइए हमें। सूफी रॉक बिल्कुल सर, बहुत अच्छा एल्बम आपने। सूफी, जी थैंक्स सो मच सर। सूफी रॉक नाम जो है ऑलरेडी इतना मतलब लोग मेरे को सूफी रॉक नाम से ही जानने लगे, बोले कि भाई सूफी रॉक जो एल्बम आ रहा है, ठीक है, उसमें क्या है? क्योंकि ये क्या, सूफी रॉक दोनों अलग अलग जॉनर है जी। और ये क्या है, लोग पूछते हैं मेरे से। जब ये रिलीज नहीं होती सर, तो लोगों को लगा था कोई ये रियलिटी शो है जो आ रहा है, रियलिटी। मैंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया कि नहीं, ये रियलिटी शो नहीं है, ये एक म्यूजिक एल्बम है जिसमें 6 गाने हैं। और इसमें हरमन नाजिम जो है पहला गाना सर रिलीज हो चुका है, करम हो करम। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है सर, विद इन 2 वीक में 1 मिलियन रिच होने वाला है हमारा यूट्यूब पे, और सावन, हंगामा, आईट्यून्स, हर जगह गाना जबरदस्त सुना जा रहा है। इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स मिल रहे हैं। करम हो करम सॉन्ग है। और दूसरा गाना सर लव पोदार जी ने गाया है, गाने का नाम है ये फासले। वो भी काफी गाना मतलब लोगों को पसंद आ रहा है। तो सर पहला हमने गाना रिलीज किया है सूफी सॉन्ग करम हो करम, जिसमें हमने जो म्यूजिक फेंका, और जो म्यूजिक का रिदम अरेंजमेंट है और ट्यून, उसका जो भी म्यूजिशियंस में काम कर रहे हैं, वो सूफी म्यूजिक भी अच्छा जानते हैं और रॉक म्यूजिक भी अच्छा जानते हैं। उन्हीं को मैंने ये एल्बम में शामिल किया है। अच्छा ओके। तो इसमें सर एक गाना 3 सितंबर को रिलीज हो रहा है जो मैंने गाया है, मरहबा। और वो गाने का अनाउंसमेंट आज ही हुआ। तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि अभी वो एल्बम मरहबा है, वो रिलीज होने वाला है, जो तीसरा सॉन्ग है सूफी रॉक सीजन 1 का। और वो सॉन्ग सर कहीं ना कहीं मतलब सूफी और रॉक के बीच का गाना है, आप बोल सकते हैं। वो रोमांटिक है, जो ट्यून वाइज सूफीनिज्म है, और म्यूजिक अरेंजमेंट वाइज हमने रॉक रखा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इस एल्बम से भी कुछ 2 लाइनें किसी एक गाने की जो आपको बहुत। करम हो करम का सर मैं 2 लाइन सुनाऊंगा, जो सूफी सॉन्ग है। उसके बाद फिर मैं आपको फासले की भी 2 लाइन सुनाऊंगा। बिल्कुल। करम हो करम मेरे खुदा, अब न कोई तेरे सिवा। करम हो करम मेरे खुदा, अब ना कोई तेरे सिवा। करम हो करम मेरे खुदा,
अब न कोई तेरे सिवा, माना है तुझको खुदा, हो गया हूँ बंदा तेरा, सजदे में झुकता हूँ, सुन ले तू मेरी दुआ, करम हो करम मेरे खुदा, अब न कोई तेरे सिवा, करम हो करम मेरे खुदा, अब ना कोई तेरे सिवा, करम हो करम मेरे खुदा, अब न कोई तेरे सिवा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ये करम हो करम काफी लोगों को अच्छा लग रहा है, और इसमें सर लव पोदार जी है, वो हमारे वेस्ट बंगाल से हैं और जहां से मैं हूँ। अच्छा। तो उन्होंने एक गाना गाया इसमें, ये फासले। ओके। वो मैं चाहता हूँ 2 लाइन आपको सुनाऊं। वो रॉक गाना है सर। अच्छा। वादे जो हुए थे तेरे मेरे दरमियां, जब किस बात को लेकर पूरे ना हुए, अब ये फासले ना जाने क्यों बढ़ गए, ये फासले ना जाने क्यों बढ़ गए। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया नितेश। तो आपका जो म्यूजिक है उसमें एक रूहानी अंदाज है सूफी का, और आपकी म्यूजिक में वो फ्रेशनेस भी है रॉक वाली। और आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं, जो जल्दी ही आप करेंगे आने वाले समय में, उन सब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हम तो ये दुआ करेंगे बहुत बहुत थैंक यू सर। सिंगरों के साथ गाने बनाएं और अच्छे गाने बनाएं, बेहतरीन गाने बनाएं। तो बहुत सारी थैंक्स लॉट सर। आपसे विदा लेते हैं। बहुत अच्छा लगा आपने थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया मुझे और सुनने के लिए। ठीक है, थैंक्स लॉट सर। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हेलो एवरीवन, दिस इज नितेश तिवारी हियर, म्यूजिक कंपोजर एंड फिल्म डायरेक्टर फ्रॉम बॉलीवुड इंडस्ट्री। रेडियो प्लेबैक इंडिया, आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आप लोग फॉलो करें, और ये ऑल ऑडियो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आप जाएं, सुने, और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जाके आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार, यह है रेडियो प्लेबैक इंडिया। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया।